Dear friends, I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of TY Economics, Chapter 2, Module 1, Part 3. Dear friends, till now in this chapter we have discussed introduction of social infrastructure. We have already discussed this concept. In social infrastructure, it includes majorly two concepts, and that is education and health. Both of these concepts we cannot purchase with the help of money. पैसा देकर हम बुक्स खरीद सकते हैं, एजुकेशन नहीं. पैसा देकर हम मेडिसिन खरीद सकते हैं, हेल्थ नहीं. 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की गई उसमें ये बात रखी गई थी कि वी नीड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. इन आवर लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. आखिरकार इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया वाई वी नीड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट वॉज आवर लास्ट टॉपिक. फ्रेंड्स, टुडे our topic is government policies and programs. It means from 1991 which types of policies and programs were launched by the central government to increase social infrastructure. It means to improve the welfare, well-being of the people of the society in general. The 5-year plans were launched to create not only economic infrastructure but also social infrastructure necessary for human development. In our last session also we have discussed कि जब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने सभी कंट्रीज़ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला था, HDI, जहाँ पे इंडिया वॉज रैंक 131 एंड इट वॉज मीडियम लेवल. दैट वॉज आवर लास्ट टॉपिक. तो अगर अपनी कंट्री के लोगों को हमें ह्यूमन डेवलपमेंट देना हो तो फॉर दैट पर्पज वी नीडेड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड फॉर दैट पर्पज व्हाट वी डिड, पब्लिक एक्सपेंडिचर on this sector has been increasing, though it is still a small portion of the GDP. हमने अपनी GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, उसके डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया, ऑन एजुकेशन, ऑन हेल्थ. लेकिन आज भी अगर हम अमेरिका, जापान, कनाडा इन सब कंट्री से कंपेयर करें फ्रेंड्स, तो अगेन वी फील कि अभी भी हम अपनी जीडीपी का एक बहुत स्मॉल पोर्शन आज भी हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं. मेजोरिटी ऑफ आवर जीडीपी पोर्शन इज स्पेंडिंग ऑन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. एजुकेशन एंड हेल्थ आर बोथ स्टेट सब्जेक्ट्स एंड द प्रोग्राम्स implemented by the state government with the funding from the central government. Dear friends, यहाँ पे एक MCQ बहुत काम की चीज़ आ रही है. Whatever programs are launched regarding education and health, whatever programs, these policies are created by central government, but they are implemented, they are launched by the state government, but फंडिंग इज प्रोवाइडेड अगेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. आसान सा एग्जाम्पल समझा पाऊँ तो 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो. अमिताभ बच्चन की एड आती थी कुछ साल पहले, 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो. आज इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है फ्रेंड्स, टोटली. देयर इज नॉट अ सिंगल पोलियो केस इन इंडिया सिंस लास्ट 3 years, राइट. पर उसके लिए जो खर्चा करना था, इट वॉज अप्रोक्सीमेट 12,000 crores. That fund was provided by central government to all different states. पर ये 2 बूंद जिंदगी की जो पोलियो डोज घर घर तक पहुंचाने थे, उसका जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो प्रोग्राम को जो लॉन्च करना होता है,
उसके लिए जो एम्प्लॉयज़ को काम पे लगाना होता है, वो दिन चुनना कि कौन सा संडे पोलियो रखेंगे, तो ये सब का जो प्रोग्रामिंग है इट वॉज डन बाय आवर स्टेट गवर्नमेंट. तो एजुकेशन एंड हेल्थ बोथ दीज आर स्टेट सब्जेक्ट्स which are, so all these programs are implemented by state government but funding is provided from the central government. Now today we are going to start with our first pillar of social infrastructure. See, basically social infrastructure is divided into two categories. First one is education and second one is health, that is human development, human welfare. Today our full focus is on education. The young population of India, if well equipped with education and skills, can contribute efficiently to the development of the country. किसी भी कंट्री का अगर आप डेवलपमेंट सोच रहे हो तो वहाँ का जो यंगस्टर्स होते हैं, यंग पॉपुलेशन होता है, द एज ग्रुप फ्रॉम 15 to 59 years, फ्रॉम 15 to 59 years, अगर ये क्राउड जो है, अगर पॉपुलेशन का ये जो हिस्सा है, द यंग पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, अगर ये एजुकेटेड है, अगर ये विथ स्किल अवेलेबल है, वेल इक्विप्ड है, अगर उनके पास टूल्स अवेलेबल है, अगर कोई आर्ट है उनके पास, उसके रिलेटेड टूल्स अगर अवेलेबल है, उसके रिलेटेड प्रोफेशनल डिग्री अगर अवेलेबल है, तो फिर ये ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से, उस कंट्री के डेवलपमेंट के हिसाब से सबसे बढ़िया बात होती है. फ्रेंड्स, अगर हम जापान को कभी कंसीडर करें, बिफोर सम ऑफ द सेशंस आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ जापान, कि जापान के ऊपर जब 1945 में नागासाकी हिरोशिमा में जब एटम बॉम्ब डाले गए, न्यूक्लियर बॉम्ब को जब पहली बार प्रैक्टिकली यूज़ किया गया बाय अमेरिका, तो ये सोचा गया था कि नेक्स्ट 50 ईयर्स तक अब जापान कोई डेवलपमेंट नहीं पाएगा. बट ऑल द होल वर्ल्ड वॉज रॉन्ग. जापान ने बहुत जल्दी तरक्की हासिल कर दी. द रीज़न बिहाइंड दिस इज देयर पॉपुलेशन. द पॉपुलेशन ऑफ जापान इज एजुकेटेड विथ स्किल, विथ नॉलेज, and they are well equipped with tools and machinery also. Education is universally recognized as a central component of human capital. Dear friends, let me introduce the word human capital. Since FYJC till TYBCom, in the stream of commerce, when you use the word capital, तो ऑलवेज दिमाग में एक ही बात आती है कि कैपिटल का मतलब द इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, एंड इट इज इन टर्म्स ऑफ मनी. डियर फ्रेंड्स, बिफोर सम ऑफ द ईयर्स दिस कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस बाय यूएस गवर्नमेंट, दैट इज ह्यूमन कैपिटल. एक छोटा सा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ. अगर मैं कोई फर्म चला रहा हूँ, बिजनेस फर्म चला रहा हूँ, कोई छोटी सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा हूँ, द फुल स्टाफ अपॉइंटेड बाय मी, they are highly qualified, well trained with proper knowledge, systematic knowledge, and if all the machinery, all the technology provided by me to my staff is well equipped with latest technology, so the outcome which my firm can earn, the return which we can earn is superb. तो एक्चुअली स्पीकिंग, हम जिनको एम्प्लॉइज बोलते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन, एम्प्लॉइज ऑफ माई फर्म, जो लोग मेरे वहाँ पे काम कर रहे हैं, एक्चुअली स्पीकिंग दे आर माई ह्यूमन कैपिटल. क्योंकि अगर मैं वेल ट्रेन्ड, वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड स्टाफ को अपॉइंट करके मेरे फर्म में काम पे लगा रहा हूँ, तो अल्टीमेटली इट इज़ माई वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज human capital. तो education is universally recognized as a central component of human capital. ओके, तो कोई भी कंट्री की अगर पॉपुलेशन, जो क्राउड है, अगर वो वेल इक्विप्ड है, वेल ट्रेंड है, विथ स्किल, विथ नॉलेज, इफ दे आर एजुकेटेड, तो वो कंट्री का डेवलपमेंट कोई नहीं रोक सकता. क्योंकि पूरा का पूरा जो क्राउड है, जो पॉपुलेशन है, वो एज अ ह्यूमन कैपिटल उस कंट्री के डेवलपमेंट में जुट चुका है, काम पे लग चुका है. Now, objectives
of education policy. When Indian government has introduced education policy in the year of 1991, so they have introduced some of the objectives. Mainly, there are three objectives. A. Correcting social and regional imbalances. Dear friends, एजुकेशन पॉलिसी का सबसे पहला पर्पस जो था, द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग दिस एजुकेशन पॉलिसी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, रीजनल इम्बैलेंस जो होता है, ओके, उसको करेक्ट करना, उसको वहाँ से रिमूव करना. एक बात समझ लीजिए फ्रेंड्स, जो पर्सन एजुकेटेड है वो कमाएगा, सक्सेसफुली अपनी लाइफ बिताएगा. डजेंट मैटर कि उसकी कास्ट क्या है, डजेंट मैटर कि वो कौन से एरिया को बिलोंग करता है, वो किस स्टेट से आया हुआ है, फिर वो यूपी बिहार से हो या महाराष्ट्र कर्नाटक से हो, डजेंट मैटर. उसकी कास्ट ब्राह्मण है कि मुस्लिम है, डजेंट मैटर. इफ़ द पर्सन इज एजुकेटेड, अगर वो अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, अगर अच्छा बिजनेस फर्म चला रहा है, तो डजेंट मैटर कि उसकी कास्ट कौन सी है. फ्रेंड्स, हम जब अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं, हमने आज तक कभी सर्च नहीं किया होगा कि अमेजोन का जो मालिक है उसकी कास्ट क्या है, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, डजेंट मैटर. तो दैट वॉज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, करेक्टिंग सोशल एंड रीजनल इम्बैलेंसेस. सेकंड ऑब्जेक्टिव बी, इट इज एम्पावरिंग वीमेन. डियर फ्रेंड्स, पिछले कुछ सालों से हमने बहुत बार ये सुना होगा, नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण, नारी तू ना हारी, नारी तू नारायणी. जस्ट ऑब्जर्व वन थिंग, कोई एक चीज़ भी है ना, किसी नर के ऊपर नहीं आई फ्रेंड्स. नर तू कभी ना हारा, ऐसा कभी नहीं आया. नर तू नारायण कभी नहीं आया. वॉट एवर पॉलिसीज, वॉट एवर प्रोग्राम्स लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज़ फॉर वीमेन एम्पावरमेंट. मतलब अपने बॉयज़ को, जेंट्स को, मेल को सेक्रीफाइस करना ही है. ओके, आप कोई भी बीएसटी बस पे चढ़ जाओ तो महिलासाठी रिझर्व सीट, कभी देखा है पुरुषासाठी? कोई भी लोकल ट्रेन में चढ़ जाओ, लेडीज डिब्बा अलग है, ओनली जेंट्स डिब्बा कभी अलग देखा है हमने? कभी नहीं देखा फ्रेंड्स. हमारे लिए कुछ नहीं है. वीमेन एम्पावरमेंट. गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज अलग होती है, कभी सुना है बॉयज़ स्कूल, बॉयज़ कॉलेज? कभी नहीं होती है फ्रेंड्स. ओके, so it is women empowerment. And third objective is securing rightful place for disadvantages, that is disabled, and the minorities. Friends, minorities में जो भी आते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड कास्ट, कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज होती है, राइट, उनके लिए भी राइटफुल प्लेस उनको मिलना चाहिए विदाउट एनी डिसएडवांटेज. और उसके लिए दो बड़े प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे, दैट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सेकंड वन इज एजुकेशन फॉर ऑल. हमने बहुत बार ये सुना होगा फ्रेंड्स, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, मुलगी सिकली प्रगति झाली, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ऐसा हमने बहुत कुछ सुना होगा. ओके, अगर आप कभी गलती से डीडी नेशनल चैनल चालू करते हैं, डीडी नेशनल चैनल, तो यू रियलाइज कि बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर चलाई जाती है कि लड़कियों को पढ़ाया जाए, उनके लिए अलग से गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज अलग से चालू करके, उसके लोकल एरिया में भी वो चीज़ होती है, ग्राम पंचायत लेवल पे स्कूल चालू कराई जाती है. तो एजुकेशन फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, एरिया, एजुकेशन फॉर ऑल. ओके, मतलब हर कोई पढ़ा लिखा होना चाहिए, कंट्री में हर कोई पढ़ा लिखा होना चाहिए. 10th के ज्योग्राफी में आपने कभी छोटे से पैराग्राफ में एक बात पढ़ी होगी कि केरला रैंक्स फर्स्ट इन केस ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट. केरला रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया. ओके, क्यों? मोर देन 91% क्राउड इज एजुकेटेड एंड मेजोरिटीली विमेन क्राउड इज एजुकेटेड इन केरला, राइट. तो एजुकेशन फॉर ऑल एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सभी तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए. तो इन दो प्रोग्राम्स को लॉन्च करके 3 बड़े ऑब्जेक्टिव के साथ एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया था.
डियर फ्रेंड्स, बिफोर 1 मंथ आपने जो एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सुना होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री, कुछ लोग अभी से सोचने लगे कि हमारे ऊपर भी ये लागू हो रहा है। नहीं फ्रेंड्स, 2022 के बाद वो इम्प्लीमेंट होने वाला है। पर ये कोई पहला एजुकेशन पॉलिसी नहीं है फ्रेंड्स जो मोदी ने लॉन्च किया है अभी तो ये सिर्फ एक प्रपोजल है फ्रेंड्स जो पार्लियामेंट में भेजा गया है। 1991 से ही बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है विद दिस 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे कुछ 10 कंपोनेंट्स थे behind this education policy launching. So now let's begin with our first one is Sarva Shiksha Abhiyan. Right to education. Free education for all children between age of 6 to 14 years has been made a fundamental right under the राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट 2009। फिर से सबसे पहला कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया गया। 2009 में एक एक्ट लागू किया गया, एक कायदा बनाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसके तहत 6 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स तक के कोई भी बच्चे को अगर एजुकेशन हासिल करना हो तो गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल इज़ अलाउड फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया फ़ी नहीं मांगेंगे वो। इट इज़ गवर्नमेंट स्कूल, इट इज़ गवर्नमेंट एडेड स्कूल। तो राइट टू एजुकेशन, हर एक को शिक्षा का अधिकार है, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, एंड इट इज़ अलाउड इन एवरी सिंगल स्टेट ऑफ आवर कंट्री। आवर सेकेंड component was नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। फ्रेंड्स, गर्ल्स, आप बॉयज़ के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम कहीं देखने वाले नहीं है। पूरी कंट्री के लेवल पे ओनली फॉर गर्ल्स एक प्रोग्राम ऐसे लॉन्च किया गया, एक एलिमेंट्री लेवल फॉर द बिगिनिंग पार्ट। दिस प्रोग्राम प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ अ मॉडल स्कूल इन एवरी क्लस्टर with more intense community mobilization and supervision of girls enrollment in schools. फ्रेंड्स, इंडिया की सोसाइटी में एक ट्रेडिशनल बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था। सोच ये थी कि लड़की को पढ़ के क्या करना है, लड़की पढ़ के क्या करेगी, उसको तो चूल्हा चौकाई संभालना है। तो वाई वी नीड एजुकेशन फॉर गर्ल्स। इस मेंटालिटी को बदलने के लिए फ्रेंड्स इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, जहाँ पे क्लस्टर मोबिलाइजेशन क्राउड जहाँ पे होता है, मतलब वर्कर्स लोग जहाँ पे काम करने वाले होते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है, तो ऐसे एरिया में, रेसिडेंशियल एरिया, स्लम एरिया में जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है और वो मोबिलाइजेशन क्राउड है, तो ऐसे ऐसे एरिया में भी पब्लिक स्कूल ओपन कर दी जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि गर्ल्स को अट्रैक्ट करके आप स्कूल तक लेकर आओ, ताकि वो एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, एक बात समझ लीजिए, एक ऑब्जर्वेशन ऐसा बोल रहा है, एक स्टडी ऐसा बोल रहा है कि अगर एक लड़का पढ़ा लिखा होता है ना तो वो सिर्फ एक फैमिली का भला करता है, पर जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो 3 फैमिली का भला कर सकती है। जो भी कंट्री में गर्ल्स एजुकेशन ज़्यादा है फ्रेंड्स, ऐसा एक ऑब्जर्वेशन है कि जो भी कंट्री में गर्ल्स एजुकेशन ज़्यादा है वो कंट्री डेवलपमेंट जल्दी कर देती है। तो फॉर दैट पर्पज़ नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, प्राइमरी लेवल पे इसकी शुरुआत की गई, ताकि जो वर्कर्स लोग हैं जो मोबिलाइज होते रहते हैं उनकी बच्चों को भी, उनकी लड़कियों को भी स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री मिले, ताकि वो पढ़ पाए। और थर्ड प्रोग्राम वॉज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। फ्रेंड्स, ये भी देखो, बालिका, कहीं पे बालक वर्ड नहीं आएगा, बालिका विद्यालय। This scheme was launched in July 2004 to set up residential schools at elementary level, that is for primary level, for girls belonging to scheduled caste, scheduled tribe, other backward caste and minorities. I know एक डाउट आएगा, सर सेकंड प्रोग्राम भी तो वही था, सेकंड प्रोग्राम सबके लिए था, फॉर ऑल गर्ल्स। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है वो स्पेशली फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास
एंड माइनॉरिटीज़ के लिए है। रेसिडेंशियल एरिया में जहाँ पे लोग रहते हो उस एरिया में स्कूल खोलना, मतलब लड़की को ये नहीं कहा जाएगा कि तू 2 किलोमीटर दूर स्कूल में जा, वरना पेरेंट्स भेजेंगे ही नहीं। तो पेरेंट्स को ये समझाया गया कि आपके एरिया में स्कूल खुलेगा एंड दैट विल बी ओनली फॉर गर्ल्स, जहाँ पे छूत अछूत की कोई बात ही ना हो, क्योंकि वो स्पेशली फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ओबीसी के लिए है। इट इज़ फंडेड ऑन कॉस्ट शेयरिंग बेसिस between the central and the state in the ratio 75:25। फिर ये एक और बड़ी बात हो गई, ये एक और बड़ी बात हो गई, अगर ये स्कूल चलानी है तो उसका जो खर्चा आएगा, उसका जो कॉस्टिंग आएगा, उस कॉस्टिंग का जो शेयरिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बढ़ गया, और वो भी किया है रेशियो में 75:25 के रेशियो में। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? अगर सपोज कोई एक स्कूल चलाने के लिए अगर महीने का 1 लाख रुपए का खर्च आ रहा है, कोई एक एरिया में पर्टिकुलर स्कूल चलानी है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को चलाना है, तो उसके लिए अगर 1 लाख का खर्चा आ रहा है महीने का, तो 75,000 रुपीज़ पर मंथ सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड टू स्टेट गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट विल मेक सम एडिशन ऑफ 25,000 एंड मेक द पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपये का खर्चा 2 हिस्सों में बढ़ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 75,000, स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 25,000। तो इस तरीके से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इसको लॉन्च किया गया। फ्रेंड्स, दैट वाज द थर्ड पॉइंट। आवर फोर्थ पॉइंट इज नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील्स। फ्रेंड्स, ये आप में से ज़्यादातर लोगों को ऑलरेडी पता है। इट मेक्स अ प्रोविज़न फॉर प्रोवाइडिंग कुक्ड मिल्स, बालाजी वेफर्स नहीं, बीकाजी भुजिया नहीं, कुक्ड मिल्स टू चिल्ड्रन स्टडिंग इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड एंड लोकल बॉडी स्कूल्स। 3 तरह की स्कूल है, लोकल बॉडी स्कूल, गवर्नमेंट एडेड मतलब गवर्नमेंट फीस प्रोवाइड करती है, ओके, गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करती है, और खुद गवर्नमेंट की स्कूल। तीनों कैटेगरी में जितने भी बच्चे हैं उनको मिड डे मील, दोपहर का लंच जो है वो स्कूल से प्रोवाइड किया जाता है। फ्रेंड्स, आई डोंट नो कि आपको ये बात पता है कि नहीं, आज भी मुंबई में इवन टुडे बहुत सारी गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, बहुत सारी लोकल बॉडी स्कूल है, बहुत सारी गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल है जहाँ पे मिड डे मील आज भी प्रोवाइड होता है, जहाँ पे कभी कभार दाल चावल, कभी कभार खिचड़ी, कभी कभार ढोकला, कभी कभार भेल, कुछ ना हो तो फ्रूट्स, कुछ भी ना हो तो पार्ले जी, जो एक्चुअली अलाउड नहीं है, पर कभी कभार कुछ मजबूरी हो कि कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो पार्ले जी के पैकेट्स दे देते हैं। तो मिड डे मील्स आर प्रोवाइडिंग। उस बहाने पेरेंट्स को ये कहा जाता है कि आप बच्चों को स्कूल में भेजिए, उनका खाना फोकट में वहाँ पे हो जाएगा। वरना कुछ पेरेंट्स की क्या सोच होती थी कि बच्चा काम करेगा और हम बैठ के खाएंगे। तो अगर बच्चा स्कूल में पढ़ाई करने जाएगा तो काम कौन करेगा, मजदूरी कौन करेगा, चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर को मिटाने का ये सबसे अच्छा ऑप्शन था कि बच्चों को आप स्कूल में भेजिए, उनका खाना वहीं पे फ्री में हो जाएगा। तो पेरेंट्स को उनका खर्चा आ ही नहीं रहा है, इसलिए उस बहाने कि चलो फोकट में अच्छा खाना मिलेगा। फिर आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे स्कूल में ऐसा होता है कि खिचड़ी में से छिपकली निकलती है, कॉकरोच निकलता है, वो अलग बात हो गई। इन सम ऑफ द केसेस इट हैपेंस, आई लव माई इंडिया। लेकिन जो भी बच्चों को खाना मिल रहा है तो इट इज़ फाइन। तो दैट वॉज नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील्स, दैट वॉज द फोर्थ component, fourth program launched by our central government. Our fifth one is राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। फ्रेंड्स, अब ये सब प्रोग्राम्स हैं, आपको इसके नाम रट्टा मारने पड़ेंगे, ऑफ कोर्स यस। राष्ट्रीय माध्यमिक, नाम से समझ आ रहा है, माध्यमिक शिक्षा अभियान। द ऑब्जेक्टिव of the scheme are to achieve an enrollment ratio of 75% for classes 9th and 10th। आप बोल सर अचानक ये क्या आ गया, समझा रहा हूँ फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में हमें ये सुनने को मिलता था कि 4th तक तो सबको पढ़ाना चाहिए, बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी। फिर ये समझाया गया कि 7th तक तो सबको पढ़ना चाहिए, बेसिक एजुकेशन है। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये होने लगा था कि 8th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल
छोड़ देते थे, गिव अप कर देते थे। या तो पेरेंट्स की मजबूरी होती थी या बच्चे की मजबूरी होती थी, फीस पे करने के पैसे नहीं है, ये वो वॉट एवर इट इज़, या तो बच्चा बचपन से कमाना शुरू कर चुका है तो अब स्कूल नहीं जाना है। दैट वर द केसेस। तो 9th और 10th में बहुत सारी एब्सेंटिज्म ज़्यादा दिखाई देती थी। बच्चा एनरोल होकर 8th के बाद 9th 10th में ज़्यादा कन्वर्ट नहीं होते थे, तो वो कन्वर्जन रेशियो जो होता है वो डाउनफॉल पे आ गया। तो इस प्रोग्राम को इसलिए लॉन्च किया गया कि एटलीस्ट 8th में अगर 100 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे एग्ज़ाम अपियर कर रहे 8th का, तो 9th में उसमें से एटलीस्ट 75% स्टूडेंट तो जाने ही चाहिए। एटलीस्ट 75% स्टूडेंट 9th में एंट्री ले, ये बहुत ज़रूरी हो गया, इसलिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और 6th प्रोग्राम इज इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। फ्रेंड्स, डिसेबल्ड, जिसको अब हम विकलांग नहीं बोलते, दिव्यांग बोलते हैं फ्रेंड्स। हैंडीकेप नहीं यूज़ करने का वर्ड, दिव्यांग बोलना है, डिसेबल्ड। तो दिस प्रोग्राम क्या करेगा? इट प्रोवाइड्स सेंट्रल असिस्टेंस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्टडिंग इन 9th to 12th स्टैंडर्ड इन गवर्नमेंट, local body and government aided schools. Dear friends, let me give you one practical example for this. अगर आपने कभी बहुत सारे बोर्ड के नाम सुने हो, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, IG बोर्ड, राइट, IB बोर्ड, फ्रेंड्स एक बोर्ड था NOS बोर्ड। अब ये जो NOS बोर्ड है ना फ्रेंड्स, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंट्रोल होता है। इट इज़ एक्चुअली दिल्ली बोर्ड, ये कोई स्टेट बोर्ड नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग, ये कोई प्राइवेट ऑटोनोमस बोर्ड भी नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे चलने वाला सीधा दिल्ली बोर्ड है। गोरेगांव ईस्ट में यशोधाम करके जो स्कूल है फ्रेंड्स, यशोधाम करके जो स्कूल है, सपोज कोई स्कूल में बच्चा 9th में बहुत वीक है स्टडी करने में, और अगर वो स्कूल के प्रिंसिपल ये फील करते कि ये बच्चा प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एबल नहीं है, फिर आप उसको डिसेबल का सर्टिफिकेट दे दो, या लर्निंग डिसएबिलिटी, ऐसा कभी वर्ड आपने सुना हो। अगर आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखा हो, जहाँ पे वो ईशान अवस्थी जो था, उसको राइटिंग जो होते थे वो डांसिंग लेटर लगते थे, समझता नहीं था क्या पढ़ने का। तो अगर कोई स्टूडेंट इतना वीक है तो प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल खुद पेरेंट्स को बुला के बोल देंगे कि यू शुड ट्रांसफ़र टू NOS बोर्ड। अगर आपके नज़दीक के एरिया में समझना हो तो यशोधाम स्कूल जो है, गोकुल धाम, गोरेगांव ईस्ट, ये स्कूल इस प्रोग्राम को चलाती है फ्रेंड्स। इट इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड। मतलब इसमें जो स्टडी होता है फ्रेंड्स, वो स्टडी अपने नॉर्मल सब्जेक्ट से हट के होता है। अगर सपोज कोई एक बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, जस्ट लाइक ईशान अवस्थी तारे ज़मीन पर, तो उसको ड्राइंग में अलग से एजुकेशन दिया जाता है प्रोफेशनली। अगर कोई म्यूज़िक में अच्छा है तो उसको म्यूज़िक में अलग से एजुकेशन दिया जाता है प्रोफेशनली। तो उसको ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड्स। तो दैट वॉज 6th प्रोग्राम फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। और 7th वन इज मॉडल स्कूल्स स्कीम, अ स्कीम फॉर सेटिंग अप 6000 मॉडल स्कूल्स। नाउ फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर मॉडल स्कूल अचानक से क्या आ गया? शुरुआत में ऐसा देखा गया था फ्रेंड्स कि BMC की जो भी नॉर्मल स्कूल्स होती है उसमें जेंट्स टॉयलेट, लेडीज़ टॉयलेट अलग नहीं होते, टीचर्स के लिए टीचर्स रूम, स्टाफ रूम नहीं होता है, क्लासरूम के अंदर लाइट पंखा नहीं होता है। तो इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का पर्पज़ ये था कि BMC की जितनी भी स्कूल है, BMC की जितनी भी स्कूल हो वो कैसी होनी चाहिए, तो उसका एक मॉडल डिसाइड किया गया। तो अब 6000 मॉडल स्कूल्स को एस्टैब्लिश करने की बात हुई थी इस प्रोग्राम के तहत। इसमें यहाँ तक ध्यान रखा जाता है कि प्लेग्राउंड कितने होने चाहिए, कहाँ पे होने चाहिए, साइंस की लेबोरेटरी में क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग से सुविधा हो, टॉयलेट अलग हो, क्लासरूम की सुविधा कैसी हो। ऐसे 6000 मॉडल स्कूल को एस्टैब्लिश करने की बात हुई थी। अब भी मैंने एक एग्जांपल दिया फ्रेंड्स कि डिसेबल चाइल्ड जो होता है, तो अगर आप वो स्कूल लॉन्च कर रहे हो तो उसमें क्या क्या अलग सी चीज़ें होनी चाहिए उन बच्चों के लिए। अगर हैंडीकैप चाइल्ड आपके स्कूल में आते हैं
तो उनके लिए वो स्टेप्स नहीं चढ़ पाएंगे। तो आप बोले सर लिफ्ट, अरे पर लिफ्ट तक पहुंचने के लिए भी बहुत बार आप देखते कि 2-3 स्टेप चढ़ने पड़ते हैं, तो उनके लिए स्लोप होना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया और उस हिसाब से मॉडल स्कूल को एस्टैब्लिश करने की बात हुई थी। और 8th वन इज साक्षर भारत, that is adult education, the main program of national literacy measure, NLM का फुल फॉर्म है नेशनल लिटरेसी मेजर इंक्लूड। अब सभी बड़े लोग पढ़े लिखे हो उसके लिए क्या क्या चीज़ें की गई, तो टोटल लिटरेसी कैंपेन टू प्रोवाइड बेसिक लिटरेसी टू द नॉन लिटरेट्स। फ्रेंड्स, बीच में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ईच वन टीच वन, टच वन नहीं, टीच वन। हर एक किसी एक को पढ़ना लिखना सिखा दे, एटलीस्ट अपना नाम पता एड्रेस वो जो होता है, अगर वो पढ़ लिख ले तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो जितने भी अनपढ़ लोग हैं नॉन लिटरेट, उनको एटलीस्ट कोई एक एक ऐसा आके एटलीस्ट पढ़ाता जाए। पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स फॉर द reinforcement of the literacy skills to the non literates। अगर सपोज कोई बंदा पढ़ने में वीक है, तो अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रिशियन पे काम करने में, इलेक्ट्रिशियन, वायरिंग, तोड़ फोड़ करना, घर पे बैठे अपने मम्मी का मिक्सर ग्राइंडर तोड़ देता है तो वो रिपेयरिंग करना सिखाओ। फ्रेंड्स, बोरीवली वेस्ट में डॉन बॉस्को नाम की एक स्कूल है, वहाँ पे इसके अलग से कोर्सेज चलते हैं फ्रेंड्स, वोकेशनल कोर्सेज। अगर सपोज कोई बच्चे को लगता है कि भाई मैं 9th तक पढ़ा हूँ, मेरे से नहीं होगा आगे स्टडी, आई कान डू दिस, तो 1.5 साल का 1 साल का इलेक्ट्रिशियन का अलग से कोर्स चलता है फ्रेंड्स। नाउ डोंट से मी कि सर वो ट्यूबलाइट लगाना हमको भी आता है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन वर्ड बोला है मैंने, ट्यूबलाइट लगाने की बात नहीं की है। अपने पूरे मॉल में जो वायरिंग होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो काम काज होता है, AC फिटिंग कर से लेकर हर चीज़, तो उसके प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें पढ़ाई लिखाई से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी सब चीज़ों को लेकर उनको साक्षर बनाओ बेसिक नॉलेज के साथ, कि वो पढ़ना लिखना समझ ले, और फिर उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो एडल्ट एजुकेशन उस लेवल का दे दो। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था। दैट वाज आवर 8th वन। 9th वन इज हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ नाम से समझ में आ गया, अपनी औकात के बाहर है। हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन इंक्लूड्स ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। आप जब पढ़ोगे BCom तो ग्रेजुएट हुआ, आप जब पढ़ोगे MCom MBA तो पोस्ट ग्रेजुएट हुआ। डॉक्टरेट, फ्रेंड्स डॉक्टर वर्ड नहीं, डॉक्टरेट डिग्री मतलब PhD, डॉक्टरेट डिग्री कोर्सेज इन बोथ स्ट्रीम्स ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। ये तीनों स्ट्रीम में आप PhD कर सकते हो। करेक्ट। लो, LLB जो लोग करते हैं, LLM जो करते हैं, लॉयर बनते हैं, ये उनकी बात हो रही है। मतलब सब हायर डिग्रीज की बात हम अगर करें, राइट। टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग अगर कोई स्टडी कर रहा है, इंजीनियरिंग की स्टडी, मेडिसिन एंड फार्मेसी मतलब B.Pharm M.Pharm का डिग्री, या डॉक्टर बनना, MBBS MD सर्जन MS का स्टडी करना। द प्लान पीरियड, उसके लिए 5 साल 7 साल के प्रोग्राम शुरू किए गए। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप सेवरल सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़, इसके लिए अलग से स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई। प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, अगर आपने नाम सुना हो, आकाश इंस्टीट्यूट, MIT यूनिवर्सिटी, आकाश इंस्टीट्यूट, ये सब अगर आपने नाम सुने हैं, जो बड़े लेवल पे इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, डिग्री कोर्स के लिए, प्रोफेशनली बहुत बड़े लेवल का काम करते हो। लाइक IIT पवई अगर आपने सुना हो, IIM फ्रेंड्स ये MBA के लिए होता है, मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद अगर आपने कभी सुना हो, ये वर्ल्ड में टॉप 10 में सब आती है। IIT है, IIM है, NIT है, एम्स, फ्रेंड्स दिल्ली में एम्स अस्पताल जो है, अगर आपने अभी भी सुना हो कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, पोस्टमार्टम में कुछ गड़बड़ हुई है, तो एम्स के डॉक्टर को वहाँ से बुलाया गया है मुंबई। फ्रेंड्स ये एम्स, ये इंडिया के हिसाब से मेडिकल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और सबसे बड़ा कॉलेज भी है। ओके, जहाँ पे हॉस्पिटल भी होता है, कॉलेज भी होता है और साथ में हॉस्टल भी होता है। अगर आपने मुन्ना भाई MBBS देखा हो, सब कुछ एक साथ होता है, राइट। तो एम्स ये इंडिया के लेवल पे सबसे बड़ा अस्पताल हम बोल सकते हैं। एंड मेडिकल कॉलेजेस, मैं अभी बोल चुका हूँ कि इसमें कॉलेज भी होता है, हॉस्टल भी होता है और हॉस्पिटल भी होता है। तो जो स्टूडेंट्स मेडिकल का स्टडी कर रहे हैं
उनको ट्रेनिंग भी वहीं पे मिल जाएगी, जूनियर डॉक्टर के नाम पे, असिस्टेंट डॉक्टर के नाम पे वो काम भी कर सकते हैं। ओके, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, फ्रेंड्स साइंस के लिए अगर आप कभी समझ पाए हो तो अलग से इसरो जो रिसर्च सेंटर है अपना, राइट, अगर आपने मंगल मिशन मंगल मूवी देखा हो, राइट, फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलग से होती है फ्रेंड्स, मुंबई में एक अलग से कॉलेज है एग्रीकल्चर के लिए, आप बीए इन एग्रीकल्चर पढ़ाई कर सकते हो, मतलब खेती बाड़ी करनी है तो भी प्रोफेशनली स्टडी कर लो विथ प्रॉपर सिस्टमेटिक नॉलेज, तो आप प्रोफेशनल फार्मर बन सकते हो। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। और 10th पॉइंट इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मैं वापस बोल रहा हूँ रूसा, दैट इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, नाम से समझ में आ गया, उच्चतर मतलब हायर लेवल का डिग्री है ये। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग फंडिंग एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फ्रेंड्स हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अगर आपको अब्रोड का स्टडी करना हो, सीए में की पढ़ाई करनी है, सीएफए की पढ़ाई करनी है, बाहर जाके मास्टर्स का डिग्री लेना है, बाहर जाके पीएचडी करना है, राइट, रूसा वुड क्रिएट न्यू यूनिवर्सिटीज थ्रू upgradation of existing autonomous colleges in a cluster, फ्रेंड्स autonomous colleges आप में से बहुत लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, मिठीबाई कॉलेज, एनएम कॉलेज, ये सब ऑटोनोमस हो चुकी है, कांदिवली में केईएस कॉलेज, मलाड में एनके कॉलेज, ये सब ऑटोनोमस कॉलेज हो चुकी है। हमें ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चलता कि इसका मतलब क्या निकलता है। ऑटोनोमस कॉलेज का एक मतलब निकलता है कि वो अब मुंबई यूनिवर्सिटी के हिसाब से नहीं चलती है फ्रेंड्स, उनका सिलेबस अलग है, उनके पेपर अलग है, उनके सर्टिफिकेट के ऊपर अब मुंबई यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, इनके कुछ बाहर के अब्रोड के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ टाइप हो चुके हैं। मतलब अगर आप इसमें से कोई ऑटोनोमस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो टीवाई ख़त्म करने के बाद अगर आप अब्रोड जाके स्टडी करना चाहते हो तो विथ सम ऑफ द इंस्टीट्यूट दे हैव टाइप कि सीधा आप डिग्री में सॉरी मास्टर लेवल पे हायर एजुकेशन के लिए आपको सीधा एंट्री मिल जाता है। क्रिएट न्यू मॉडल डिग्री कॉलेजेस, फ्रेंड्स न्यू मॉडल डिग्री कॉलेजेस अलग से, फ्रेंड्स आपको पता है कि मुझे नहीं पता, एनएम कॉलेज के अंदर जो NMIMS है, ओके, मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए, अब वहाँ पे अलग से मुकेश भाई पटेल का मैनेजमेंट का कोर्स अलग से चल रहा है फ्रेंड्स, कि जहाँ पर 10th के बाद आप डायरेक्टली MBA का स्टडी स्टार्ट कर दो, मतलब ये 11, 12, 13, 14 सब साइड पे गया। दीज आर द कॉन्सेप्ट्स। सीधा मॉडल डिग्री कॉलेज है, उनका कॉलेज अलग है, उनका स्टडी अलग है, उनकी पैटर्न अलग है, उनका यूनिवर्सिटी अलग है। सो न्यू प्रोफेशनल कॉलेजेस एंड प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट टू यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। ये सभी कॉलेज को और यूनिवर्सिटी को प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो कुछ भी फ्रेंड्स, जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सब यहाँ पे देने की बात हुई है। तो दैट वॉज आवर 10th पॉइंट, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। जो दिस 10 डिफरेंट प्रोग्राम्स वर लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एजुकेशन पॉलिसी to provide basic education till higher education to maximum number of population in our country for social infrastructure development purpose. That's enough for today. Thank you so much. Please take care of yourself. Soon I'll upload you.